बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने रेप्टाइल्स के चैप्टर का दूसरा पोर्शन, जिसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन है, ये और इसके बाद वाले आर्टिकल वो हमने स्टडी करने हैं। तो इसमें आप बेटे देखें कि एम्फीबियन की स्किन आपने देखा कि बड़ी नरम और बड़ी थिन यानी पतली होती है, लेकिन इसके बरअक्स स्किन ऑफ रेप्टाइल्स हैज़ नो रेस्पिरेटरी फंक्शन। एम्फीबियन की स्किन चूँकि थिन है और मॉइस्ट है, वहाँ गैस एक्सचेंज का काम होता है, लेकिन इसके बरक्स रेप्टाइल की स्किन का फंक्शन रेस्पिरेटरी नहीं है। रेप्टिलियन स्किन इज थिक क्योंकि ये मोटी है, ड्राई है और केराटिनाइज्ड है। केराटिन की वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्किन है रेप्टाइल्स की, और इनमें जो स्केल्स हैं वो वेरियस फंक्शंस के एतबार से मॉडिफाइड हैं। मिसाल के तौर पे स्नेक्स में लार्ज बैली स्केल्स प्रोवाइड कांटेक्ट विद द सबस्ट्रेट ड्यूरिंग लोकोमोशन। स्नेक्स के जो बैली स्केल्स हैं वो लोकोमोशन में उसकी हेल्प करते हैं। आल्दो रेप्टिलियन स्किन इज मच लेस ग्लैंडुलर, अगरचे रेप्टाइल्स की स्किन ग्लैंडुलर नहीं है, लेकिन फिर भी ये फिरोमोन्स सिक्रीट करते हैं जो सेक्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए और डिफेंस के लिए ज़रूरी हैं। तो इसी तरह आप देखें कि ऑल रेप्टाइल्स पीरियोडिकली शेड आउटर एपिडर्मल लेयर्स ऑफ द स्किन इन ए प्रोसेस कॉल्ड एक्डाइसिस। रेप्टाइल्स वक्फे से अपनी स्किन को उतार देते हैं, नई स्किन बनाते हैं अपने ऊपर, और इस प्रोसेस का नाम एक्डाइसिस है। ये एक बड़ी फेमिलियर टर्म है जिससे आप पहले भी वाकिफ होंगे, और ये आर्थ्रोपोड में भी होती है थोड़े फ़र्क के साथ, लेकिन ये जो रेप्टाइल्स हैं इनमें ये कह लें कि हेड से लेकर टेल तक दोबारा नई स्किन बनती है। Because the blood supply to the skin does not extend into the epidermis, outer epidermal cells lose contact with blood supply। असल में होता क्या है कि एपिडर्मल सेल्स को ब्लड की सप्लाई लूज हो जाती है और वो डाई हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लिम्फ बिटवीन द इनर एंड आउटर एपिडर्मल लेयर्स लूजन द आउटर एपिडर्मस, और दोनों एपिडर्मस के दरमियान में लिम्फ आ जाता है और ये दोनों के कनेक्शन को लूज करता है, और फिर क्या होता है, एक्डाइसिस जनरली बिगिंस इन द हेड रीजन। ये हेड रीजन से शुरू होती है, एंड इन स्नेक्स एंड मैनी लिजर्ड्स द एपिडर्मल लेयर कम ऑफ इन वन पीस, और मुकम्मल जो लेयर है एपिडर्मस की वो उतर जाती है हेड से लेकर टेल तक। ये अपनी बॉडी को कह लें कि ज़मीन से रगड़ के जब चलते हैं तो इनकी पूरी की पूरी एपिडर्मिस उतर जाती है। अगर आप कभी फील्ड में गए हों तो आपको कहीं ना कहीं स्नेक्स की स्किन वहाँ पूरी की पूरी पड़ी हुई नज़र आई होगी, तो वो असल में एक्डाइसिस के ज़रिए उन्होंने उतारी होती है। कुछ लिजर्ड्स में स्मॉलर पीसेस की फॉर्म में स्किन फ्लेक ऑफ होती है, यानी बजाय इसके मुकम्मल स्किन उतरे उसके छोटे छोटे पैचेस उतरते हैं उनकी बॉडी से। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्डाइसिस वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर एंड इट इज़ ग्रेटर इन जुवेनाइल्स दैन एडल्ट्स। इसकी जो एक्डाइसिस की फ्रीक्वेंसी है कि ये कितनी दफ़ा होगी लाइफ स्पैन में, ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ में मुख्तलिफ है, लेकिन जो जुवेनाइल्स हैं उनमें ये ज़्यादा है क्योंकि वो ज़ाहिर है छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, तो उनको अपने साइज़ में इजाफे के लिए पुरानी स्किन को उतारना पड़ता है ताकि उनकी बॉडी का साइज़ बड़ा हो सके। और फिर आप देखें, क्रोमैटोफोर्स ऑफ रेप्टाइल्स आर प्राइमरीली डर्मल इन ओरिजिन एंड फंक्शन मच लाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस। इनकी इनकी जो स्किन है उसके स्किन में भी क्रोमैटोफोर्स हैं। ये देखें ना, क्रिप्टिक कलरेशन। क्रिप्टिक कलरेशन से क्या मुराद है, यानी ये ऐसी कलरेशन है जो इनको इनके माहौल में कैमोफ्लेज करती है, यानी कि ये अपने माहौल के रंग के मुताबिक अपना रंग बना लेते हैं। और फिर इसी तरह माइमिक्री है। इसका क्या मतलब है कि रिजेंबलेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू एन अदर,
यानी ये अपने आप को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से शक्ल में रिजेंबल कर लेते हैं और अपने आप को कह लें कि कंसील कर लेते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कह लें कि अपनी शक्ल को मुशाबा शो करके प्रीडेटर्स से अपने आप को बचाते हैं। और तीसरा है फिर अपोजमेटिक कलरेशन। इसका मतलब ये है कि ये अपने आप को कह लें कि ख़तरनाक किस्म का रंग शो करके अपने आप को अपने एनिमीज से बचाते हैं। तो ये जो क्रोमेटोफोर्स हैं ये इनके कलर के चेंज के ज़िम्मेदार हैं। अब देखें कि इनमें सपोर्ट और मूवमेंट किस तरह से है। ये स्केलेटन ऑफ स्नेक्स, एम्फीबियंस एंड टर्टल्स शो मॉडिफिकेशंस। इनके स्केलेटन में थोड़ा थोड़ा फर्क है। In general form, reptilian skeleton is based on one inherited from ancient amphibians. रेप्टाइल्स का स्केलेटन ज़ाहिर है कि चूंकि ये एम्फीबियन से बने हैं तो ये एंशिएंट एम्फीबियंस से ही कह लें कि इनका स्केलेटन महफूज है। स्केलेटन इज हाईली ऑसिफाइड टू प्रोवाइड ग्रेटर सपोर्ट। इनका स्केलेटन हाईली ऑसिफाइड है, बोनी है, स्ट्रॉन्ग है ताकि बॉडी को सपोर्ट दे सके। स्कल इज लॉन्गर दैन दैट ऑफ एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स की स्कल इलोंगेटेड है एम्फीबियंस की निस्बत। एंड ए प्लेट ऑफ बोन द सेकेंडरी प्लेट पार्शली सेपरेट्स द नेजल पैसेज फ्रॉम द माउथ कैविटी। और यहाँ ये सेकेंडरी पैलेट जो है एक बोन है जो कि नेजल पैसेज को माउथ कैविटी से अलहदा करती है। यानी इनका कह लें कि ये नेजल पैसेज और माउथ कैविटी जो है ना वो सेपरेटेड हैं। और फिर इनमें और क्या फ़र्क है। देखिए बेटा, इनकी आपको पता है कि स्नाउट ज़रा इलोंगेटेड होती है रेप्टाइल्स की। इससे क्या होता है, परमिट ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ अल्फैक्टरी एपिथीलियम। इससे इनकी अल्फेक्शन की हिस्स तेज़ होती है। अल्फैक्टरी एपिथीलियम जो है उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है। एंड इंक्रीज रिलायंस ऑन सेंस ऑफ स्मेल। तो इस तरह से ये अपनी सेंस ऑफ स्मेल पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो रेप्टाइल्स हैव मोर सर्विकल वर्टिब्री दैन डू एम्फीबियंस। इनकी गर्दन में ज़्यादा वर्टिब्री होते हैं एम्फीबियंस की निस्बत। फर्स्ट टू सर्विकल वर्टिब्री जिनको हम एटलस और एक्सिस कहते हैं प्रोवाइड ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर द हेड। तो आपने देखा कि जो रेप्टाइल्स की एम्फीबियंस की निस्बत रेप्टाइल्स अपने हेड को मूव कर सकते हैं दाएं बाएं। एलिगेटर्स वगैरह आपने देखा होगा। और इनकी स्नोट चूँकि इलोंगेटेड है तो इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा अपने लेटरल साइड के एरिए को कवर कर सकते हैं। कह लें कि जब इन्होंने शिकार करना होता है, जंप लगाना होता है, तो इनको इसमें ज़रा आसानी रहती है कि ये अपने हेड को दाएं बाएं थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं एम्फीबियंस की निस्बत। तो अब देखें कि जो स्नेक्स हैं उनमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। रिब्स ऑफ स्नेक्स हैव मस्कुलर कनेक्शंस टू लार्ज बेली स्केल्स टू एड लोकोमोशन। यानी जो स्नेक्स की रिब्स हैं वो बेली स्केल्स के साथ मस्कुलर कनेक्शन रखती हैं। और फिर इसके नतीजे में सर्विकल वर्टिब्री ऑफ कोबराज हैव रिब्स दैट मे बी फ्लेयर्ड इन एग्रेसिव डिस्प्ले। तो सर्विकल वर्टिब्री जो है ना कोबरा के, उनके साथ भी रिब्स अटैच हैं। ये जब इसने अग्रेसिव डिस्प्ले देना होता है तो ये अपनी, जिसे वो कहते हैं ना, फोन को फैला लेना, तो ये ज़रा अपने आप को बड़ा शो करता है और थोड़ा सा ख़तरनाक अपने आप को शो करता है ताकि जो प्रे है उस पर एक दहशत तारी हो जाए। तो उसके बाद एक लफ्ज़ आ रहा है नया, आपने तो पहले भी सुना होगा एफएससी में भी, ऑटोटोमी। ये क्या है, टेल लॉस है। ये टेल लॉस को, टेल का टूट कर अलहदा होना, इज एन अडाप्टेशन दैट अलाउज ए लिजर्ड टू एस्केप फ्रॉम ए प्रीडेटर्स ग्रास्प।
यानी जब कोई प्रेडेटर अप्रोच करता है लिजर्ड को तो ये अपनी टेल को अलहदा कर देती है, और फिर क्या होता है कि ये वाला जो अलहदा किया हुआ पीस है टेल का मे डिस्ट्रैक्ट ए प्रेडेटर फ्रॉम द लिजर्ड। तो प्रेडेटर लिजर्ड को ज़ाहिर है फिर उसका पीछा छोड़ देगा, वो यही समझता है कि इसकी टेल टूट गई, अब ये ख़त्म हो जाएगी। लिजर्ड लेटर रीजनरेट द लास्ट पोर्शन ऑफ द टेल। अब ये जो टेल लिजर्ड की अलहदा हो गई थी प्रेडेटर से बचने के लिए इसने ये काम किया, तो ये अपनी टेल को बाद में दोबारा रीजनरेट करके अपनी बॉडी को मुकम्मल कर लेती है। तो इसी तरह ये जो अब थोड़ा सा मैं आपको जनरल बातें बताता हूँ। ये देखें ना, सीधी सी बात है कि जो रेप्टाइल्स हैं, आप उनकी बॉडी पे गौर करें तो उनकी जो हाइंड लिम्स हैं और उनकी जो बाजू या टांगे हैं वो मैमल्स की तरह, मिसाल के तौर पे हॉर्स है, गोट हैं, शीप हैं, इनकी जो टांगे हैं ये नीचे को हैं, वर्टिकल सीधी हैं, और उसके ऊपर बॉडी इनकी वर्टिकल कॉलम के ज़रिए अटैच हैं। जो मैमल्स हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, गोट, डॉग्स और कह लें कि शीप्स, इनमें इनकी जो टांगे हैं उनकी बोन्स पिलर का काम करती हैं और वर्टिकल कॉलम बीम का काम करता है, और इस तरह पूरी बॉडी के मसल्स को सपोर्ट मिलती है। तो इस तरह से इनका चलना ज़रा आसान है। लेकिन रेप्टाइल्स में इनकी टांगें और बाजू आप देखें कि बजाय नीचे को वर्टिकली वो थोड़ा सा साइड को निकलती हैं, और साइज में भी जो छोटी हैं। तो जब इस कंडीशन में वो चलते हैं अपनी बॉडी को उठा के, तो उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है, वो ज़्यादा नहीं चल सकते। ये ऐसे ही है कि कभी आपने डंड निकाला होगा ज़मीन के ऊपर, अपने आप को फैला के अपने बाजुओं को साइड पे करके, टांगों को साइड पे करके और ऊपर नीचे हुए होंगे, तो आपने देखा होगा कि कितना टफ और कितना मुश्किल काम होता है। अगर आप उस तरह चलने की कोशिश करें रेप्टाइल्स की तरह, तो आप थोड़ा सा 40-50 फुट ही मुश्किल चल पाएंगे। तो इसलिए रेप्टाइल्स की जो लोकोमोशन है वो इनके बॉडी डिज़ाइन की वजह से मैमल्स की लोकोमोशन की निस्बत मुश्किल है। तो उसके बाद न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, ये क्या खाते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं। तो इसमें देखें कि टंग ऑफ टर्टल एंड क्रोकोडाइल्स आर नॉन प्रोट्रूजिबल। इनकी ज़ुबान जो है ना वो बाहर नहीं निकलती, कह लें कि जहाँ है वहीं रहती है, और ये स्वॉलिंग में हेल्प करती है। बेटे आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? हेलो, यस सर, आ आपको रही है मेरी आवाज। आवाज़ आ रही है? बातें कुछ समझ आ रही हैं? यस सर। चलें, शुक्र है। ज़रा ध्यान से बैठें, आपके करीब शोर नहीं होना चाहिए, और बड़े गौर से सुने। मैं इसको बाद में ना यूट्यूब पे भी इसको लोड करूँगा, आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप स्टडी करें तो अगर कोई चीज़ आपको तंग करे वहाँ आप उसको अंडरलाइन करें, वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, उसको हम क्लियर करेंगे, एक एक लाइन को क्लियर करेंगे। तो आपने इस सिलसिले में परेशान नहीं होना कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और पता नहीं क्या है और ये है और वो है। ये ऑनलाइन क्लासेस भी बड़े अच्छे तरीके से हो सकती हैं, और कह लें कि मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर करता जाऊँ। तो इसके लिए यस आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस आपने अपनी स्टडी को भी बेहतर से बेहतर करना है। अच्छा टाइम है आपके पास, आप घर में हैं, तो आप ज़्यादा वक्त अपनी स्टडी को दे सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि कुछ ए न्यूरॉन्स की तरह सम लिजर्ड्स एंड टाटाराज हैव स्टिकी टंग फॉर कैप्चरिंग प्रे। इनकी जो टंग है वो स्टिकी है, उसके ऊपर म्यूकस सिक्रीशंस होती हैं, और वो जब किसी प्रे पे अटैक करते हैं तो फौरन इनकी टंग उसको जकड़ लेती है और फौरन टंग को ये मुंह में ले आते हैं। तो इसमें देखें कि इनकी जो टंग एक्सटेंशन है कैमलियन की एक्सीड्स देयर बॉडी लेंथ, जितनी इनकी अपनी बॉडी लेंथ है उससे ज़्यादा इनकी टंग जो है वो ज़्यादा लंबी है और बाहर को निकलती है। जब इनके मुंह में होती है ना उस वक्त तो वो कह लें कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है और थोड़ी सी जगह में इनकी बगल कैविटी में वो समा जाती है। लेकिन जब ये बाहर निकालते हैं ये उसको कह लें कि एक्सटेंड करते हैं,
ये मसल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन आपने पढ़ा होगा। तो इसी तरह से वो काफ़ी लंबी होके अपने से 2 फुट दूर जो शिकार बैठा होता है उसको भी यकदम अटैक करके पकड़ लेती हैं। तो इसके बाद देखें बोन्स ऑफ द स्कल एंड जाज लूजली जॉइंट। अब ये भी एक बड़ी बात है रेप्टाइल्स में कि जैसा कि स्नेक्स हैं, आपने देखा होगा कि स्नेक्स जो हैं उनका मुंह, उनका स्कल बाहर छोटी होती है, लेकिन जब वो शिकार करते हैं अपने से भी 4 गुना 5 गुना मोटे और बड़े एनिमल का, वो उसको निगल जाते हैं। तो उसकी वजह ये है कि इनकी जो स्कल की बोन्स हैं वो आपस में फिक्स नहीं हैं, वो लेटरली और डार्सो वेंडरली, वो कह लें कि खुल जाती हैं। उनके उनके दरमियान में लूज कनेक्शन है लिगामेंट्स के, वो उनको खुलने के लिए कह लें कि फैसिलिटी देते हैं। और वो अपने साइज से जो नज़र आ रहा होता है उससे ये 7-8 गुना तक अपने मुंह को एक्सपैंड कर लेते हैं। और जब ये शिकार को निगल लेते हैं तो दोबारा मुंह की तमाम जो बोन्स हैं वो अपनी असली हालत में आ जाती हैं। देखें ना, आफ्टर अपर एंड लोअर आज फर्स्ट फॉरवर्ड एंड रिट्रैक्टेड पोस्टीरियरली पॉइंटिंग टीथ। अब इनके जो टीथ हैं वो भी पिछली जानब रुख किए होते हैं और वो प्रे को निगलने में कह लें कि वो उनका बड़ा रोल है। और साथ ही इनका जो ग्लोटस है वो देखें, जब ये प्रे को निगल रहे होते हैं ना तो ग्लोटस को ये मुंह से बाहर निकाल लेते हैं ताकि इनका सांस ना बंद हो जाए। रेस्पिरेटरी आर्गन जो है ना ग्लोटस है, इसको ये निगलते हुए अपने कह लें कि मुंह से ज़रा बाहर निकाल लेते हैं, या कह लें कि इसको इसकी ऐसी पोजीशन बना लेते हैं कि ये ओपन रहे और एयर का आना जाना बहाल रहे। तो ये भी इनके पास एक ख़ास टेक्निक है। ये कुछ डायग्राम है आपके सामने, इनमें आप देख रहे हैं कि ये फैंग्स हैं, मैग्जिलरी बोन है और इसका रुख, इसका पिछली जानब है, इन सब का पिछली जानब है। तो ये पिछली जानब जो रुख है इनको शिकार के निगलने में मदद देता है। तो आगे देखें, आगे ये कुछ जनरल सी बातें लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पे देखें, स्नेक्स यूजली डू नॉट स्ट्राइक एंड मोस्ट आर हार्मलेस टू ह्यूमन। तो बाज़ दफ़ा स्नेक जो हैं उसका एक नफसियाती खौफ ही होता है हमें, लेकिन सारे स्नेक जो हैं ये ख़तरनाक नहीं होते। ये सिर्फ 4 या 5% ही स्नेक ऐसे हैं जो ज़्यादा ख़तरनाक हैं, और वो ज़्यादातर कह लें कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, खुश्क इलाकों में, ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं। अफ्रीकन बूमसलैंग हैज़ काज्ड ह्यूमन फर्टिलिटीज़। ये ऐसा सांप है जिससे इंसानों को ख़तरा है। कोरल स्नेक्स, सी स्नेक्स एंड कोबराज हैव फैंग्स, फैंग्स इनके दांत हैं, दैट रिजिडली अटैच टू द अपर जा इन एन इरेक्ट पोजीशन। यानी ये इनके जबड़े में, ये कह लें कि इरेक्ट पोजीशन में ये फिक्स हैं, और इनके पीछे छोटी छोटी कैविटीज़ होती हैं जिनमें पॉइजन भरा होता है। तो जब ये अटैक करते हैं किसी प्रे के ऊपर तो अपना मुंह खोलते हैं, अपने दांत जो हैं उनका रुख प्रे की तरफ करके या उसकी बॉडी के ऊपर रख के पीछे से जो इनकी पॉइजन की जो कैविटीज़ हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो इनका पॉइजन है वो प्रे के अंदर दाखिल होता है, और फिर वो जो प्रे है उसमें कह लें कि चेंजेस आती हैं। इनके जो पॉइजन हैं वो कई तरह से उसकी बॉडी को कमज़ोर करते हैं। कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, कुछ हीमोटॉक्सिन्स हैं, यानी ब्लीडिंग बॉडी के अंदर हो जाती है और नर्वस सिस्टम काम करना छोड़ देता है। तो फिर इस तरह जो प्रे है वो बहुत जल्द इनएक्टिव हो जाता है, और फिर ये कह लें कि उसको ये बड़ी आसानी से निगल लेते हैं। तो इसी तरह आप देखें, सर्कुलेशन है, गैस एक्सचेंज है, टेम्परेचर रेगुलेशन है। तो इस ये बड़े, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको एनिमेशन भी दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो एनिमेशन है ये आप लोगों ने ना मुकम्मल देखनी है, बार बार देखनी है,
ये पूरे चैप्टर को कवर कर रही है, बड़ी शानदार है और बड़ी इसने कह लें कि हमारे चैप्टर के ऐन मुताबिक बनाई है। तो मैं भी आपको जो हमने पढ़ा है इससे मुतल्लिका थोड़ी सी दिखाता हूँ। इसके बाद आपने दोबारा जब ये हमारी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी ना तो उठना नहीं है, क्योंकि हमारे 2 पीरियड हैं। तो दोबारा मैं मीटिंग स्टार्ट करूँगा, तो फिर आपने दोबारा ज्वाइन कर लेनी है, ताकि आज हम ज़रा डबल पीरियड जो है ना ये लगाएं। और ये चैप्टर भी इंशाल्लाह आज ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें मैंने निशान लगवाए हुए हैं कि आपने कौन से आप इसमें किसकी रायत मिल सकती है, कौन से करने हैं कौन से नहीं। वो अगर आपके पास निशान वाले चैप्टर नहीं है तो सीआर साहब से आप पूछ सकते हैं, या जीआर साहबा से, तो या फिर मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो अभी बेटे मैं आपको वो दिखाता हूँ जो इससे मुतल्लिका छोटी सी एनिमेशन है। So when we talk about class Reptilia, reptiles themselves are adapted to life on land. They have that amniotic egg, which allows them to move away from water. Their skin is watertight and it's made of keratin, which is a protein. They have a kidney that helps conserve water. They have a 3-chambered heart. Claws, their respiratory system is improved, so they have lungs and they breathe that way versus their skin, like a lot of amphibians. And they also lose that lateral line system. The external structure. So we talked about the skin doesn't have a respiratory function. They cannot breathe through their skin like an amphibian can. But their scales do provide protection, and they also prevent water loss. And just like some other animals that we know, they do have to shed their skin. And this is called ecdysis. The skeleton is also significantly different in that they have some major differences with amphibians. So the skulls themselves are longer, so their actual head skull is longer. And they have this bony plate called a secondary palate that's kind of in the roof of their mouth, and it separates their nose from their mouth passages. Their limbs also extend laterally, so like out and down. So if you've ever watched like an animal crawl or even Zima, you'll see that their arms are kind of out as they move. And then it's important to note too that some primitive reptiles were bipedal, meaning they walked on 2 legs. Also have off their tails is caught by the head. And this phrase to me, gosh, you'll see this up here. Drops its tail and then it regrows. And Zima actually has this ability too. However, I made sure to kind of use it's some however they don't feel like they can get away and they're not in danger. Nutrition and digestion. Reptiles have a lot of different variations. So you have reptiles that are herbivores. You have omnivores. There's a lot of modifications. As you see, they have venom, like बेटे अपने माइक बंद कर लें। do, and then they also can constrict their prey down here with them. Do have a keratinized beak, so their beak is very hard, and that's what helps them grab prey to swallow it. And then some lizards, like a chameleon, for example, have this sticky, movable tongue that kind of sticks out and grabs prey, kind of similar to how frogs would catch their prey. Reptile venom is also something that most people are super interested in, although it's scary if you ever come across a venomous snake, for example, in the wild. But some of them can be venomous. So snakes have hollow fangs. This is where the venom comes out, and you can see that right there in that picture. The Komodo dragon, though, is also a venomous lizard, but their venom is a little bit different. It is in their actual jaws, so it comes out once they bite. So it's in their jaw, and that's how it gets into the animal versus the venom of a snake. So when we talk about snakes, snakes can actually be 2 types of venomous. They can be rear-fanged or front-fanged. So the rear-fanged snakes deliver mild toxins that are really just meant to subdue small prey, not kill it, just kind of calm it down so they can eat it. For example, the hognose snake, which is often kept as a pet because the actual biting process of delivering the venom is rather difficult, especially to a human, so most people feel comfortable owning these.
front fangs, though, are the ones that are responsible for most human snake bite issues, and these are things like rattlesnakes and cobras. So the venom also can have one or more of the following toxins in it. So a cytotoxin is actually meant to kind of like liquefy the insides before it swallows it, so it makes digestion a little bit easier. A neurotoxin is, when you think of it, neuro, your nervous system, so it causes paralysis. It can also cause the stopping of like involuntary body functions. And then hemotoxins, think like hemoglobin relates to blood, so this is a blood poison, and it actually disrupts blood clotting, which causes internal bleeding. So speaking of bleeding, let's talk about circulation. So reptiles have a 3-chambered heart, so they have 2 atria and a ventricle, but this time they have a partial septum, which you can see right here in this picture. So this kind of helps to separate oxygenated and deoxygenated blood, not quite the way of having 2 ventricles like birds and mammals have, but close. So it's advantageous because reptiles can breathe intermittently. There's been many times where I look at Zima and I'm like, breathing, especially at night when they're sleeping. So they don't breathe like constant breathing rate like we may be used to as humans. But it is disadvantageous in that that septum cannot totally separate the 2 types of blood. It's also important to note that crocodiles have a 4-chambered heart. So crocodiles have more of a relation to birds, and you'll see that as we get into the bird unit as well, that birds also have a 4-chambered heart. When we talk about respiration, so reptiles do something called body cavity breathing. So they, like, their ribs expand and come back together, expand, come back together, which you see in this picture here with this reptile. So it's a pretty dramatic looking process. That's because they don't have a diaphragm. So as humans, we have a diaphragm right below our lungs, and that helps us with breathing and to pull air in. They don't have this ability, so they have to expand and contract their body cavity. The lungs also have more folds than amphibians, which creates a larger surface for gas exchange. So we see reptile here, amphibian there, and you notice the significant difference in the size and shape of the lungs. Temperature regulation is also something that reptiles have to deal with, just like